आदित्यनाथ ने किया है। आप मुझे बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में जैसा काम किया और स्टेट से कहीं अच्छा है। बहुत अच्छा है। मैं आपसे इसी रिलेटेड सवाल एक पूछना चाहता हूं। मेरे दिमाग मैंने योगी जी से भी ये सवाल पूछा था कि सबका साथ सबका विकास बात करने वाली पार्टी मोदी जी का ये नारा है, आपका नारा है, योगी जी का नारा है। ये जब टिकट वितरण करती है तो मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती? भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों से क्या रिश्ता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक मुसलमानों का रिश्ते का सवाल है, सरकार का भारत के नागरिक के साथ और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के भारत के नागरिक के साथ होना चाहिए, वो ही रिश्ता हमारा है। मगर चुनाव में कौन वोट देता है वो भी तो देखना पड़ता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक आपकी मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, ये राजनीतिक शिष्टाचार है। चुनाव जीतना भी जरूरी है, इस वजह से इस तरीके की निश्चित रूप से जी। उसके बाद अगर उनके कल्याण में कहीं भेदभाव हो तो कोई आरोप कर सकता है। सरकार संविधान के आधार पर चलती है और सरकार जनता के वोटों से चुनकर आती है, जो देते हैं उसे। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। ये मुजफ्फरनगर और कैराना में आज भी आपको लगता है पलायन का मामला काफी बड़ा मुद्दा है? आपको लगता है कि परिस्थितियां मुद्दा तो आज भी है जी। मगर अब मुद्दा ये है कि जो आए हैं वो शांति से जी रहे हैं और जाना नहीं पड़ रहा है। तो परिस्थितियां बहुत बदली है परिस्थितियां। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की, योगी सरकार की उपलब्धि ये है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति का अपराधीकरण हो गया था और एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज ना राजनीति का अपराधीकरण भी है, अपराधीकरण नहीं है जी, और ना एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण है। ये दोनों चीजों को, जो नासूर थे लोकतंत्र के लिए, लोक कल्याण के लिए, ये दोनों चीजों को हम रिमूव करने में हम सफल हुए हैं। मोदी जी के राष्ट्रीय स्तर पर उद्भव के बाद परिवारवादी, जातिवादी और तुष्टीकरणवादी राजनीति समाप्त हो गई है और उसकी जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ने ली। जो परफॉर्म करेगा जनता उसको चुनकर लाएगी। मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश में 15 साल के सपा बसपा के शासन के बाद उत्तर प्रदेश की व्यवस्था 8वें 9वें नंबर पर अर्थव्यवस्था देश में थी। 22 करोड़ का सूबा है, सबसे ज्यादा भूमि है, सबसे ज्यादा आबादी है, मगर अर्थव्यवस्था 8वें 9वें नंबर पर थी। 22 करोड़ लोगों का खाना पीना रहन सहन भी गिन लो तो अर्थव्यवस्था 1 नंबर पर होनी थी, मगर नहीं थी। 5 ही साल में 8वें 9वें स्थान पर से हम इसको देश की दूसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए। मुझे विश्वास है 2 साल के अंदर ही फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इसको हम 1 नंबर पर ले जाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश का जीडीपी 10,90,000 करोड़ था, आज प्रदेश का जीडीपी 21,31,000 करोड़। एक 5 साल के कालखंड में हमने उसको 2 गुना करा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर थे, आज दूसरे स्थान पर है। बेरोजगारी की दर 17.3% थी, आज 4.1% है। और लगभग 1,61,00,000 नौकरियों के, रोजगार के नए मौके जनरेट हुए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। नहीं, आपने ये आंकड़े बताए तो अखिलेश जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटक रही है, बात करती है तुष्टीकरण की, जबकि बात करनी चाहिए महंगाई और बेरोजगारी। देख ही लेंगे इंटरव्यू, अखिलेश जी आंकड़ों के आधार पर इसका जवाब दें जी कि हम मुद्दों से भटके हैं या वो भटके हैं। महंगाई का मामला भी वो उठाते हैं। महंगाई का मामला, देखिए, कोविड के पास जो परिस्थिति हुई है, इसमें विश्व भर के अंदर महंगाई है, कुछ मात्रा में यहां पर भी है, परंतु मोदी जी ने इसको बहुत नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त करी और एक टेम्पररी फेज है। मोदी सरकार के 7.5 साल का कालखंड देख लीजिए, 6 साल तक महंगाई को हमने नियंत्रित कर रखा है। कोविड के आने के बाद वैश्विक स्थिति जो हुई है विश्व के बाजारों की, आज कोई भी चीज विश्व से आती है वो इतनी महंगी होकर आती है, इसका रिफ्लेक्शन यहां पड़ता ही है, परंतु ये टेम्पररी फेज है।
एक और मुद्दा जो इस चुनाव में कर्नाटका से होते हुए हमारे पास आ गया है वो है हिजाब का मुद्दा। क्या आप मानते हैं कि मुसलमान लड़कियों के लिए ये हिजाब का मुद्दा जायज़ मुद्दा है? क्या रिलीजियस राइट्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस में, मतलब स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में इनका एक प्राथमिकता होनी चाहिए, वो ओवरराइड कर सकती हैं? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए और मामला अब कोर्ट में है। कोर्ट ने अभी स्टे दिया है, कोर्ट सुनवाई कर रही है। अदालत का जो फैसला है वो सबने मानना चाहिए। देश को अल्टीमेटली संविधान के आधार पर चलाना चाहते हैं या विम्स के आधार पर चलाना, वो तय करना पड़ेगा। मेरी व्यक्तिगत मान्यता तब तक ही रहती है जब अदालत फैसला नहीं करती। एक बार अदालत फैसला करती है तो फिर मुझे भी इसको स्वीकार करना चाहिए, सबने इसको स्वीकार। परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि स्कूल के ड्रेस कोड और स्कूल के यूनिफॉर्म के हिसाब से ही सभी बच्चों ने उसको धर्म से ऊपर रखना चाहिए। मगर एक चीज और है कि आपको क्या इसमें कोई साजिश दिखाई देती है? कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग इस पे सक्रिय हैं, कोई ढेर सारे लोग सक्रिय हैं, मगर मैं इतना बताता हूं जी कि इनकी मंशा सफल नहीं होगी। कोर्ट का जजमेंट आने के बाद देश की जनता इसको स्वीकार करेगी। थोड़ी सी बात यूपी की राजनीति की और करना चाहूंगा। आपने जब शुरुआत की कैंपेन में यूपी के पहले 3 चरणों के पहले जब आप मैदान में आए तो आपने जयंत चौधरी की तरफ जो है बहुत डोरे डाले, दाने डाले और कहा कि वो आदमी तो अच्छे हैं मगर गलत पार्टी में है, गलत गठबंधन में है। क्या आज भी आप ये बात कहेंगे? आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है इसकी? अच्छा, मैंने तो ये, आपने ये नहीं कहा तो आपने क्या कहा? फिर मैंने ऐसा भी नहीं कहा, मैंने नहीं कहा जी। हवा में से बातें मीडिया ने नहीं उठानी चाहिए। इतना ही। अब जब पैक हो गया चुनाव, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है, मैंने इतना ही कहा था, वो गलत जगह पे चलेगी। गलत जगह। पोस्ट पोल अलायंस का कोई उनसे? मैंने ऐसी कोई बात कभी नहीं, मैं अभी पूछ रहा हूँ कि कुछ रास्ते खुले हुए हैं? क्वेश्चन डज नॉट अराइज। हम बहुत बड़े मार्जिन के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जाए, पोस्ट पोल अलायंस किस चीज के लिए? हमारा प्री पोल अलायंस है 2 पार्टियों के साथ जी, और हमारी परंपरा है कि हम बहुमत स्वतंत्र रूप से भी पाते हैं तो एनडीए के साथ ही हमारी सरकार में होते हैं और हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। हम पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। कुछ लोग जो आपको छोड़कर गए, 3 मंत्री और कुछ एमएलए, उन लोगों ने इस चुनाव को दूसरा कलर देने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये चुनाव 80-20 नहीं 85% वर्सेस 15% का है, बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड। ये चुनाव में 100% मतदाताओं का महत्व है जी, परंतु मैं मानता हूं कि जो छवि बनाई जा रही थी कि पिछड़ा समाज में बिखराव है, मैं 3 चरण में घूमकर आ रहा हूं। मैं बताता हूं, मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने ये चुनाव का पूरा चित्र बदल दिया है। तो आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के अलावा